Hello everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Morning. कोई नया बच्चा तो नहीं है जिसकी पहली क्लास हो? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसकी आज पहली क्लास हो? चलो बाकी का वेट कर लेते हैं, है ना? तो ये पहले बताओ, कल की क्लास का रिवीजन करा कुछ? हाँ सर। और आज मैं आपको एक शीट शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप हिंदी मीडियम की होगी वो, जिससे आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ओके, जो मैंने जैसे पढ़ाया है, जो मैंने नॉर्मली मुंह से बोल दिया था, तो आप लोग उसकी नोट्स वगैरह अपने हाथों से बना सकते हो। तो ये वाला बताओ, जो मैंने कल पढ़ाया था उन न्यूमेरिकल को दोबारा से प्रैक्टिस करके देखा? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ सर। आई या नहीं आई। आई? चलो पूछो फिर। तो उसे पूछो भी तो फिर। बताओ क्या दिक्कत थी? पहले तो मैंने एक सवाल दिया था, उसका आंसर दे दो, है ना? याद एक सवाल दिया था क्लास छोड़ने से पहले। बच्चे आ गए लगभग, एक दो बच्चे हैं, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। निशा बच्चे, निशा आवाज आ रही है आपको? निशा, निखिल और एक दो जो बच्चे हैं ना, आप लोग कम बोलते हो, तो क्लास में इंटरेक्टिव रहा करो, चीजें पूछा करो, बताया करो, ऐसे ही पढ़ाई होगी। ओके सर, सर कल पता ही नहीं पड़ा सर, लास्ट के 15 मिनट की क्लास सर पता नहीं कैसे चली ही नहीं, बिल्कुल चिपक के रह गई सर, बिल्कुल बार बार हट रही थी, आ रही। लास्ट के जो 15 मिनट से पता ही पड़ा क्या हुआ क्या नहीं सर उसमें। अरे तो कोई बात नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया? हाँ सर है सर, मैंने वीडियो को ही बोला था सर, पता ही नहीं, लिंक आया ही नहीं है, वीडियो आई, मैंने बोला था सर कॉल कर करके 2-3 बार। तो बच्चे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तब जोड़ा गया है तो आप मांगो ना उनसे, ठीक है? आप उनसे कंटेंट मांगो। मैंने आपको पहले क्लास में कहा था कि सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ओके? सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। जो भी आपसे क्लास में दिक्कत है, ऑफिस में कॉल करो कि मुझे आज की क्लास का लेक्चर चाहिए, वो आपको लिंक दे देंगे, जहां पे भी उन्होंने अपलोड करी होगी या कहीं पे भी डाला होगा, वो आपको दे देंगे बस वीडियो का लिंक। ज्यादातर यूट्यूब में डाउनलोड करके रखते हैं, यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं, ठीक है? लेकिन वो सभी के लिए नहीं है, बस वो मेमोरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब को, तो वो आपको यूट्यूब का लिंक दे देंगे, आप वहां पे देख लेना। ये आपकी जिम्मेदारी है ना, आपने नहीं देखा है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। मांगता सर, मैं पर्सनली कॉल करके ही बोल रहा था सर कंटिन्यूअसली, पर सर पता ही नहीं दिया ना, पता नहीं क्या हुआ सर। पर्सनली फोन करके बोला था उन्होंने, क्या बोला? यस सर। अब अगली बार से जब जिसे भी आप फोन करते हो, आपको मतलब तुरंत ना दे, एक बार फिर से करो, उसके बाद फिर मुझे कॉल कर देना। मेरा नंबर तो ग्रुप में पता ही है। हाँ सर है मेरे पास है सर। हाँ तो बस फिर मुझे कर देते, मैं आपको बोलता कि हाँ यहाँ से कर दो या दोबारा कर लो, कुछ ना कुछ तो बोलता ही, आप कर देते। अब वो इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराया था मैंने लास्ट के 15 मिनट में, मतलब कहोगे नहीं क्या न्यूमेरिकल कराया। आवाज आ रही थी, फिर आवाज बंद हो गई, पिक्चर तो सर कोई बात नहीं, उसका आज की क्लास से कोई लेना देना नहीं है। आज वो लेक्चर मांगोगे और आज के आज उसे देख के खत्म करोगे, ठीक है? और ये सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, अगर आपके एरिया में वाईफाई आता है तार वाला तो लगवा लो, महंगा नहीं है, अलग अलग प्लान होते हैं। सबसे सस्ता प्लान 30 MB का प्लान होता है, 30 MB पर सेकेंड बहुत होता है। 30 MB पर सेकेंड में मेरे ख्याल से 470 रुपए का प्लान बनता है,
और स्टार्टिंग में 1000-1500 रुपए आपको जमा करने पड़ते हैं। वो जब आप प्लान अपना वाईफाई हटवाएंगे तो वो आपसे आपको वापस कर देगा, ठीक है। तो ये लगवा लोगे तो बेटर है। लेकिन इसमें ये है, जब तक इसमें लाइट चाहिए होती है, राउटर देता है आपको, तो जब तक लाइट आएगी फिर आपका वाईफाई चलेगा। ओके, अगर जिसके घर में इन्वर्टर वगैरह है या कुछ है तो वो लगवा सकता है, जब तक लाइट आएगी तब तक चलता रहेगा आपका, और ज्यादा महंगा सर भी नहीं। ऑफलाइन कब चालू होगी कोचिंग? ऑफलाइन बच्चे जो सरकार के निर्देशों के वैसे पालन किया जाएगा। अगर सरकार बोलते कल खोलना है तो आपको कल बुला लेंगे। आप भी जो न्यूज पढ़ते हैं वो भी हम भी न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो फिर अब स्टार्ट करें कल के न्यूमेरिकल से। और टाइम हो गया, चलो कल का न्यूमेरिकल क्या था बता दो जल्दी से। कल का न्यूमेरिकल था, मैंने बोला था कि जहां तक मुझे ध्यान है कि एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी निकटतम दूरी निकाली गई थी। तो पहले एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसकी निकटतम दूरी आई थी r0, यही था निकटतम दूरी r0 थी। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर को इन्होंने क्या करा कि 1.5 गुना बढ़ा दिया। एक्सपेरिमेंट नंबर दूसरे में इन्होंने जेड, एटॉमिक नंबर जेड को दिखाते हैं। तो पहले जो जेड था, अब जो नया जेड बना है जेड डैश करके, वो कितना हो गया है 3/2 पुराने वाले से। 1.5 गुना बनाने का मतलब यही होता है ना 3/2, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिया, यही बोला था यार, मैं देखूं क्वेश्चन, मतलब जहां तक मैं बस अपनी पुरानी मेमोरी से कर रहा हूं, काइनेटिक ऊर्जा को डबल करा था कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, यस सर, यही था। हाँ, तो काइनेटिक ऊर्जा को डबल कर दिया। तो सर सपोज करो पहले कोई काइनेटिक ऊर्जा के ई थी, अब नई काइनेटिक ऊर्जा जो बनी है के डैश, वो उसके 2 गुना है। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है कितने प्रतिशत चेंज आएगा, कितने प्रतिशत चेंज आएगा आपके निकटतम दूरी में, कितने प्रतिशत सर निकटतम दूरी 8 मीटर दी है पहले से। 8 मीटर कहाँ दिए बच्चे, आर दिए, सर दिए नहीं 8 मीटर। 8 मीटर, मीटर में कैसे आएगा, तब मैं आपको प्रतिशत चेंज मांग रहा हूं, तो आप खुद सोचो। इसमें लिखा है एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में निकटतम दूरी 8 मीटर है। एक अन्य एक्सपेरिमेंट में जो मेटल की पन्नी 8 इस्तेमाल मीटर की नहीं गई है। बोला है मैंने, रुक जाओ, 8 मीटर नहीं बोला है, आर नहीं वो इसे कहते हैं नॉट। तो ये 0 है ना, नीचे जो 0 लगता है इसे नॉट पढ़ते हैं इंग्लिश में, और आर नॉट बोला है। अगर आर नॉट नहीं चाहिए तो सिर्फ आर कर लो, 8 मीटर नहीं बोला है। निकटतम दूरी 8 मीटर कैसे आ सकती है, आप खुद सोचो। निकटतम दूरी कहां 10 की पावर 13 में आ रही थी, 12 में आ रही थी, माइनस में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट 1 में निकटतम दूरी का फॉर्मूला क्या है, निकटतम दूरी का फॉर्मूला क्या था, के जेड into ई z स्क्वायर into 2। और काइनेटिक ऊर्जा, यही है। पर सर इसमें 2 ही कहाँ पर है? ओके सर गुणा में सर 2 और था 2। ठीक है, अब इस वाले के लिए फॉर्मूला बनाओ। इस वाले का 2k होने वाला है, और जो z की वैल्यू है वो 3/2 है ना। z की वैल्यू बढ़ गई है, 3/2 z हो गया है। ई स्क्वायर तो अभी भी है, और जो काइनेटिक ऊर्जा है वो डबल हो गई है, डबल के ई। तो इस सबको बाहर, ये r2 कह दो, इसे r1 था तो इसे r2 कह दो, तो ये r2 सब कुछ इसे इस फॉर्म में, इस वाले इक्वेशन को हमें इस वाले में बनाना है। तो क्या क्या बाहर ले लें, 3/2 बाहर ले लें और ये 2 बाहर ले लें, तो 3/4, हाँ 3/4 2 k z ई स्क्वायर के ई, है ना।
ये हिस्सा तो बिल्कुल वही है, ये हिस्सा तो इसी के बराबर है, देखो ये हिस्सा इसी के बराबर है। अब प्रतिशत चेंज का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रतिशत चेंज का, प्रतिशत चेंज का फॉर्मूला है R2 माइनस R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू 100। 100। अब R2 क्या है, R2 है ये चाहो तो पूरा लिखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कोई चीज हम कॉमन लेके बाहर करते हैं। ये R2 क्या निकला, 3/4। इस पूरे को P मान लूं, कुछ भी नाम दे दूं ताकि इतना सारा लिखना ना पड़े मुझे। पूरे को P लिख सकता हूँ? यस सर। पूरे को मैंने मान लिया, कोई भी Y मान लिया, और दूसरे में भी सिर्फ Y आया, नीचे भी क्या है Y इंटू 100। 3/4 बाहर आ जाएगा, Y बाहर आ जाएगा, 3/4 1 100, नीचे Y था कट जाएगा। Y का मतलब है ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, इसे मैं Y मान रहा हूं, यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट करके पता चले। Y इज इक्वल टू 2k ZE² KE, ये Y मैंने इसे माना है। तो अब 3/4 से क्या होगा, 3 माइनस 4/4 100 माइनस 25% इंटू 100। 1/4 क्या होता है, जीरो दशमलव 25 यानी कि माइनस के 25%। अब आप कहोगे सर ये प्रतिशत कब से माइनस में आने लगा, तो बच्चे माइनस का मतलब ये है कि आपकी निकटतम दूरी में गिरावट आई है। तो ये फॉर्मूला मैंने उस दिन बताया था, बस ये सभी के लिए अप्लाई होता है। अगर आपका R2 कम हो गया तो आंसर माइनस में आ जाएगा, R2 अगर ज्यादा है तो आंसर प्लस में आ जाएगा। ये माइनस सिर्फ बता रहा है कि आपकी निकटतम दूरी में गिरावट आई है, तो आप फॉर्मूला चेंज कर लो, फॉर्मूला चेंज कर लो। हमें कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने के लिए, हमें एमसीक्यू करना है, 25% निकालेंगे। बताओ कोई दिक्कत? सर मुझे समझ में नहीं आया। तो सर कल समझ में आया था, यस सर। कल प्रैक्टिस करा था। चलो अभी कहां से समझ में नहीं आया, या पूरा? पूरा समझाओ। चलो पूरा समझाते हैं। पूरा। हाँ लो, मैंने पूरा मिटा दिया, पूरा नए सिरे से करेंगे। अब देखो ये R1 वाली इक्वेशन समझ में आ गई कैसे बनी है? अब बस बोलते जाओ जब मैं हाँ बोलूं। ये R1 वाली यस सर। इक्वेशन है, यस सर, ये समझ में आ रही है। चलो ग्रेट। अब R2 वाली इक्वेशन देखो, R2 में क्या करा है, उसकी Z की वैल्यू को 1.5 गुना बढ़ा दिया है और उसी काइनेटिक ऊर्जा को डबल कर दिया। देखो Z की वैल्यू मैंने 1.5 गुना बढ़ा दी, 3/2 हो गई, और काइनेटिक ऊर्जा को मैंने डबल कर दिया है। ठीक है, ये दो इक्वेशन समझ में आ गई, ये दो इक्वेशन यस सर। पक्का? यस सर। हाँ मैंने बस क्या किया है कि यस सर। को बाहर की तरफ लिख दिया ताकि सब कुछ ऐसा सा दिखे। देखो 3/2 और इसका 2 4, अब इसे मैंने बाहर लेके ऐसे लिख दिया, तो ये इक्वेशन 2 बन गई, यानी ये R2 बन गया। अब R1 और R2 बनाना सीख लिया, ठीक है। अब प्रतिशत चेंज वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, प्रतिशत चेंज वाला फॉर्मूला लगाया। प्रतिशत चेंज का फॉर्मूला क्या है, R2 माइनस R1 बटे R1 गुणे 100। चलो करते हैं। R2 कितना है, उठा के यहां से रख दो। R2 कितना है, 3/4 2kZe², नीचे काइनेटिक ऊर्जा, माइनस R1 कितना है 2kZe², 2kZe², नीचे काइनेटिक ऊर्जा। R1 2kZe², नीचे काइनेटिक ऊर्जा। हंड्रेड दिख रहा है आपको, समझ जाओगे वो 100 है? नहीं चलो हाँ सर। अब देखो कि क्या क्या बाहर निकाल सकते हो, ये चीज सभी में बराबर है, इसे बाहर निकाल सकते हैं। 2kZe², नीचे काइनेटिक ऊर्जा
3/4 1 100 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली संख्या को ऐसे लिख दो 2kZe², नीचे काइनेटिक ऊर्जा। अब वो फिर से 3/4 एक सवाल है, अब तो सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया सर। अब ठीक है? यस सर। ओके सर। चलो उतारो फिर से जल्दी से। ओके सर, हो गया। कोई ये होमवर्क में या फिर पिछले जो कल कराया था इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हेडिंग डालेंगे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के दोष। क्या डालेंगे हम लोग हेडिंग? रदरफोर्ड मॉडल के दोष। हाँ, रदरफोर्ड मॉडल के दोष। ठीक है, क्या क्या दोष थे? रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा था? रदरफोर्ड मॉडल ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रॉन लगने वाला प्रोटॉन बल। ही रदरफोर्ड मॉडल ये कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है अपनी कक्षा में, यानी कि ऑर्बिट। यही बोला था, ठीक है? और उस टाइम जो थे बच्चे एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल साइंटिस्ट का दबदबा चल रहा था उस टाइम। उन्होंने नई नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, ठीक है? वैद्युत चुंबकीय थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। कई बार उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग थ्योरी, ठीक है? ये सब पढ़ोगे अभी आप नहीं पढ़ोगे। तो उन्होंने ये बोला था कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल मतलब आवेश वाला कण जो कि त्वरण में हो, एक्सेलरेशन में हो, और वो घूम रहा है किसी के चारों ओर, तो उस घूमने के कारण उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए थी, उसकी ऊर्जा घटती रहनी चाहिए थी, और उसकी कक्ष का जो डायामीटर है, ठीक है, क्या कहते हैं उसे? त्रिज्या, व्यास सर, व्यास। व्यास, ठीक है, वो कम होता रहना चाहिए और अंत में जाके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ये मैक्सवेल की थ्योरी थी और ये बहुत बढ़िया थ्योरी थी, ये थ्योरी गलत नहीं थी। तो अब रदरफोर्ड का मॉडल इस थ्योरी की वजह से फेल हो गया कि भाई ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसे घूमते घूमते इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए थी। कम होनी चाहिए थी मतलब इसका, ये देखो, इसका आकार कम होता रहना चाहिए था, ऐसे एंड में जाके इसे यूं गिर जाना चाहिए इसमें। ये मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बोला। तो बात मैक्सवेल की थ्योरी सही थी, ठीक है, और लेकिन भाई रदरफोर्ड समझा नहीं पाया तो उसके मॉडल को फेल कर दिया गया, भाई ये फेल हो गया। ओके, समझ में आई कि ये मॉडल क्यों फेल हुआ? किसी को पूछना है यहाँ पे कुछ? तो आप जल्दी, क्या बच्चे? सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तो बल लगता है ना, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास कैसे आएगा? बच्चे, बल नहीं लगता। देखो, ये रदरफोर्ड ने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ अपनी कक्षा में, ओके, ये घूम रहा है। और उधर मैक्सवेल ने 1870 के आसपास रिसर्च करी, अपनी थ्योरी दी, जिसे कहते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, या फिर आप कह सकते हो वैद्युत चुंबकीय थ्योरी। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव जिसे कहते हैं, रेडिएशन, तो हम अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई आवेश वाला कण त्वरण में है, एक्सेलरेशन में है, और वो किसी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो
उस आवेश वाले कण की एनर्जी धीरे धीरे कम होनी चाहिए थी, और एनर्जी कम होगी तो उसका जो व्यास है वो भी कम होगा घूमने का, घूमते 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 एंड में उसे वो उसमें गिर जाएगा न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में, ऐसे तो सारा कोई जितने भी मैटर है सब एकदम से सुम गायब हो जाए कुछ क्षण बाद। और उन्होंने कैलकुलेशन करा, और कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने बताया कि 10-15 सेकंड में इसे गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या बताओ, अब ये मार्कर 10-15 सेकंड के अंदर गायब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, इसमें भी तो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ है ना। तो ये चीज उनकी गलत निकली, मतलब रदरफोर्ड ही गलत साबित होगा, उनकी थ्योरी सही, ठीक है। और उन्होंने साफ साफ बोला, उन्होंने बोला कि देखो अगर आप इसे प्लैनेट वाले जैसे सूर्य और धरती से कंपेयर कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि भाई वहां पे धरती इसलिए नहीं गिरती क्योंकि धरती में कोई आवेश नहीं है, वो बिना आवेश वाला एक प्लैनेट, मतलब बिना आवेश वाली चीज है जो घूम रही है। ये थ्योरी उन्होंने उन्हीं के लिए दी थी जिनके ऊपर आवेश है, कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में है और वो कंटिन्यूअस घूम रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी निकलती है उसमें से, चार्ज पार्टिकल में से एनर्जी निकलती है और वो एंड में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी और न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए उसे। सर पर परमाणु भी तो उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है? क्यों सर? अरे यही तो वो भी कहना चाह रहा था कि अच्छा इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है नेगेटिव कि नहीं? हाँ सर। और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अरे तो हाँ, तो बस, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा है। हाँ सर। तो बस यही थ्योरी है उनकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह लो। उनकी थ्योरी यही है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कण है और वो किसी के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो उसमें से ऊर्जा निकलेगी। अब आपकी ऊर्जा खत्म करूंगा मैं तो आप उसी स्पीड से चक्कर काटोगे क्या? नहीं काटोगे ना उसी स्पीड से, आपकी स्पीड कम होती रहेगी। स्पीड कम होगी तो ये आपका व्यास कम होता रहेगा धीरे धीरे। एक बार अगर व्यास कम होगा इतना धीरे धीरे और एक बार आप सीधा न्यूक्लियस पे जाके समा जाओगे। यही चीज उन्होंने बोली थी। तो अब ये चीज लेकिन असलियत में तो ऐसा होता नहीं है। असलियत में क्या आपका कोई इलेक्ट्रॉन समा जाता है क्या न्यूक्लियस में? नहीं समाता। सब कुछ है, मार्कर है मेरा। तो यही तो रदरफोर्ड समझा नहीं पाया कि जो मैक्सवेल ने उंगली उठाई थी कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट करा है चार्ज पार्टिकल पे यानी आवेश वाले कण पे, तो मुझे ऐसी चीज मिली। तो बताइए आप इस चीज को कैसे काउंटर करेंगे? रदरफोर्ड समझा नहीं पाया, ठीक है। तो बस उसका मॉडल फेल हो गया, आगे कोई नया मॉडल आएगा वो इस चीज को समझाएगा। आया आगे नया मॉडल, आप लोगों ने पढ़ा है, बोर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यहीं से फिर शुरुआत होती है एक्चुअल में। अभी चलो आपने स्टोरी चालू करी है तो मैं चालू कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने थ्योरी दी कौन सी? वैद्युतीय चुंबक वाली थ्योरी दी, वैद्युतीय चुंबक वाली थ्योरी दी। और उस थ्योरी उस टाइम भाई एकदम राज था। एक तो सोचो किसी के थ्योरी, आप किसी के रदरफोर्ड का भी नाम था, रदरफोर्ड ने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट करा है भाई, न्यूक्लियस की खोज करी और मतलब सब कुछ करा, और आप उसकी थ्योरी को मतलब गलत साबित कर दे तो आप ऐसे चौड़े होके चलेंगे। मतलब बिल्कुल एक ही आप ही का राज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उनका अकेला ही राज। और वो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से वो इस चीज को भी समझाने में कामयाब हो गए थे बिजली में, ठीक है। उन्होंने बेसिकली ये माना था कि जो बिजली है वो कण नहीं, ठीक है। बिजली जो है वो है कैसा नेचर है? तरंग नेचर है उसका, कण नहीं है, तरंग है, ठीक है। तो तरंग के हिसाब से उन्होंने दो चीज समझाने में कामयाब हुए थे। एक बिजली जो बिजली बार बार मुझसे निकल जाता है, जो लाइट है हमारी, ठीक है, जो लाइट है दो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट होती है, ये आपस में मिक्स भी हो जाती है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, फिजिक्स में पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स करके क्लास 12th में टॉपिक होता है, वेव ऑप्टिक्स करके होता है, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ते हो। कहीं वो लाइट को किसी दो खांचे से निकालने की कोशिश करते हो, फिर आप पैटर्न देखते हो कि कैसा पैटर्न आया, मतलब बहुत कुछ। तो वो चीज समझाने में ही कामयाब हुए थे मैक्सवेल।
तो भाई साहब उनकी थ्योरी अपना ली गई थी कि हाँ आपकी थ्योरी सही है, चलो उनका एक छत्र छाल राज था, एकदम राज बढ़िया चल रहा था उनका। बाद में फिर एक साइंटिस्ट है प्लैंक, प्लैंक साइंटिस्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने सुना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में सुना है कभी? तो ये हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे यार बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत कॉमन है। सुना है फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में। हाँ मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, हिंदी में मैं बिल्कुल, मैं सारी चीजें हिंदी में बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई मेटल के ऊपर हम लाइट फेंकते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये वाली स्टोरी सुनी है? ठीक है, ये तो सुनिए होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे कहते हैं। सुनिए सर। हाँ, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी जो किसी भी तरंग की वेवलेंथ है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, किसी भी तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा को सोख और वापस छोड़ सकता है, उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये जब ये दो एक्सपेरिमेंट सामने आए तो मैक्सवेल की थ्योरी समझा नहीं पाए उसे, तो मैक्सवेल की थ्योरी समझा नहीं पाए, तो साइंटिस्ट आए नए, प्लैंक साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि जो आपकी जो लाइट है, ये सूर्य की किरणें वाली है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो लाइट है, ये जी दरअसल इनके अंदर कण भी होते हैं, ये कण की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो चीज मैक्सवेल ने समझा दिया था, लाइट को तरंग मान के। प्लैंक ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा दी थी, लाइट को कण मान के। तो भाई दोनों ही सही है, दो चीजें दोनों ने समझा दी, ठीक है। तो आगे चल के ये माना गया फिर कि लाइट जो है वो दोनों ही नेचर रखती है, उसके अंदर तरंग भी होते हैं और कण भी होते हैं। तो इसलिए आज हम ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं कि वो तरंग की तरह भी बिहेव करती है और कण की तरह भी बिहेव करती है। छोटी सी स्टोरी है, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको मिलेगी भाई कैसे प्लैंक ने दो चीज समझा पाया और मैक्सवेल ने भी दो चीज समझा पाया। तो दोनों की थ्योरी गलत साबित नहीं हुई, बस दोनों की थ्योरी को समावेश कर दिया गया कि भाई आप भी ठीक है, आप भी ठीक है। तो जो लाइट है वो दोनों ही नेचर रखती है, तरंग वाला भी और कण वाला भी। ओके, आगे बढ़े। 50% भी समझ में आया जो यस सर, जो कहानी बताई मैंने? आ गया सर। चलो आ गए। तो ऐसा करते हैं, पहले तो इसके वो लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, क्या इसके दोष वगैरह लिख लेते हैं, क्योंकि दोष अच्छी बात है, कई बार मतलब आपको चीजें समझने में आसानी हो। हाँ, तो जल्दी से मैं बोल रहा हूँ, लिखो जल्दी से। पहला, यस सर। ये जो मैंने अभी रामकथा आपको सुनाई है, इसकी वाली, इसी को ही पूजवानी बोल रहा हूँ। ओके, तो लिखो जल्दी से। यह मैक्सवेल द्वारा प्रस्तावित वैद्युत चुंबकत्व लिख दूं, जो शब्द समझ में ना आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं लिख दूंगा बोर्ड में। वैद्युत चुंबकत्व के चिरसम्मत का मतलब होता है क्लासिकल। जितने भी पुरानी मॉडल फॉर्मूले होते थे जो न्यूटन के जमाने से चले आ रहे हैं, तो उसे हम क्लासिकल बोलते थे। चिरसम्मत सिद्धांत का अनुपालन नहीं करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, सर एक बार फिर से बोलना, आवाज कट रही है। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बोलता हूं। यह मैक्सवेल द्वारा प्रस्तावित वैद्युत चुंबकत्व के चिरसम्मत सिद्धांत का अनुपालन नहीं करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक त्वरित आवेशित कण मतलब चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है,
इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक त्वरित आवेशित कण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं ये लोग, ठीक है। क्या सर? रूप में विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तरंग के रूप में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इसकी कुल ऊर्जा की हानि होती है। इन शॉर्ट वही है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा खत्म होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऊर्जा छोड़ रहा बाहर की तरफ। इसी में लिखेंगे, बोलूं आगे? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा घटती है, सर एक बार दोबारा बोलना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा घटती है इसलिए वृत्त आकार कक्षाओं की त्रिज्या भी घटनी चाहिए। सर ये इसलिए की बात क्या है सर? हाँ बोल देता हूं दोबारा मैं, इसलिए वृत्त आकार कक्षाओं की त्रिज्या भी घटनी चाहिए। ओके सर। सर फिर से बोलो सर। इसलिए वृत्त आकार कक्षाओं की त्रिज्या भी घटनी चाहिए तथा अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। जो भी स्टोरी सुनाई है बस उसी को हिंदी में लिखवा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। यही स्टोरी थी। ओके सर, हो गया। चलो, उस टाइम तक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी आ गया था। स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन कैसे लाइट छोड़ता और सोखता है, तो उसकी लाइन आती है, तो उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में हम लोग हाइड्रोजन रेखाएंगे। तो वो उस चीज को भी नहीं समझा पाया। अब बात तो वही है, किसी के दोस्त क्या होते हैं, आने वाले आगे खोज के, आगे आने वाले खोज को अगर नहीं समझा पाया तो उसके दोस्त कहलाएंगे। तो दूसरा नंबर का दोस्त लिखो जल्दी से। यह हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु एटम के रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सकता। ओके सर, ठीक है, इसके समझ में आ गया हमें दोस्त? किसी को कोई दिक्कत? यस सर। जी सर। चलो बढ़िया। अब कुछ डेली लाइफ की 11वीं वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी बातें कर ली जाए। वो भी कहेंगे कि सर आप लोग हमारी बातें तो करते ही नहीं, और ये चैप्टर भी 11वीं क्लास का है, और आप जिस बोर्ड से भी हो बच्चों, चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी की किताब खरीद लेना, एनसीईआरटी को रीडिंग करना, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब सस्ती आती है, 100 रुपए की आती है। सेकेंड हैंड स्टेशनरी पे जाना, बोलना एनसीईआरटी की किताब ले लो। और अगर जिस बच्चों को एनसीईआरटी की किताब नहीं लेनी तो ऑनलाइन एनसीईआरटी की वेबसाइट पर पीडीएफ भी मिलती है हर चैप्टर की। तो ये आपके ऊपर है कि आप किताब से पढ़ना चाहते हो या पीडीएफ से पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी रीडिंग सब बच्चों को करनी चाहिए, सब बच्चों को करनी चाहिए एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी से आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे, जो एनटीए एग्जाम ले रहा है, वो सब के सब
एनसीईआरटी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, तो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादातर एनसीईआरटी से ही बनते हैं, तो प्लीज एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एक क्लास की या दोनों से 11th और 12th दोनों की सर? 11 12 दोनों करो बच्चे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, 12वीं क्लास वाले बच्चे तो जानते हैं, 11वीं क्लास वालों को मैं बता रहा हूँ कि पीरियड टेबल में x फिर z फिर a, और आप कहोगे सर ये x z a क्या है, तो a को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ जल्दी से? परमाणुवार। द्रव्यमान संख्या, यानी कि एटॉमिक सर आवाज नहीं आ रही है। मास नंबर। क्या नहीं आ रहा बच्चे? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सभी के साथ दिक्कत हो रही है आवाज की? नो सर। बच्चे वो आपके नेट में दिक्कत है, नेट स्लो चल रहा है, पीछे सारे बैकग्राउंड आपको हटा दो, ओके। इसे कहते हैं हम लोग जेड। इसका मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, 12वीं क्लास वाले बच्चों बताओ। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है, क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। सीखेंगे हम लोग इंग्लिश में, कोशिश करेंगे कि चीजों को इंग्लिश में याद रखने की, ठीक है। एटॉमिक नंबर, अब ये क्या होता है? ये उस एलिमेंट का, तत्व का संकेत है, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। एग्जांपल में ऑक्सीजन 8 16, ठीक है। अब ये जो ए है बच्चे, अब ये ए परमाणु एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये जो एटॉमिक नंबर है सर अगर सम हुआ तो इंटू 2 कर देंगे, एटॉमिक नंबर सम हुआ एटॉमिक तो। मास नहीं, एटॉमिक नंबर बच्चे याद रखना। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? जैसे मैंने ऑक्सीजन को 8 लिखा है, ये उसकी एटॉमिक संख्या है, तो क्या होगा एटॉमिक संख्या पे? उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। कोई टीचर या बच्चे इलेक्ट्रॉन से गिनने लगते हैं, मतलब अच्छा टीचर इलेक्ट्रॉन से नहीं गिनता, क्यों नहीं गिनता भी बताता हूं। बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, ओके। हमेशा याद रखना प्रोटॉन से करना। अब दो तरीके के एलिमेंट है, एक है एक है सोडियम और एक है सोडियम प्लस। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके प्रोटॉन के बराबर। कितना होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। इस वाले में देखो प्लस चार्ज वाले में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। तो बताओ इसे क्या परमाणु संख्या चेंज कर दूं? नहीं, परमाणु संख्या नहीं चेंज होगी। तो याद रखना हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन से गिनना है परमाणु संख्या, ठीक है। बात समझ में क्लियर आई? रोहित कह रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये सभी के साथ दिक्कत हो रही है दिखाई देने वाली? नो सर। बाकी निखिल बच्चे आपको भी दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। तो बच्चे जिसने भी रिप्लाई दिया सर, किसने दिया? रोहित ने। तो बच्चे ये आपके नेट की दिक्कत है, तो उसे रिजॉल्व कर लो, उसे देख लो, ठीक है। वो पीछे बैकग्राउंड ऐप हटा दिया करो, तब क्लास करने से पहले सारा रिफ्रेश कर दिया करो। जितने भी बैकग्राउंड में कोई ऐप अगर आपका नेट ले रहा होगा तो वो नहीं मिलेगा, और उसे आपके नेट की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। और रिकॉर्डिंग तो है, आप बोल देना रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।
एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन से कितना है हमेशा। अब आते हैं मास, ये सॉरी इसे ए से नहीं जेड से दिखाना है। अब आते हैं द्रव्यमान संख्या पे। द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मास नंबर। ए से दिखा रहा हूं, ये किसके बराबर होता है, ये बच्चे उस एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन है, लिख लो पूरा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जरूरी नहीं है सभी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो तो हमेशा डबल कर दोगे, कहीं कहीं डबल हो जाता है, कहीं कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग भी होती है, तो ये दिमाग से निकाल देना है बात को। ठीक है, ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ देते हैं कई दफे आपके अगर हाफ ईयरली पेपर होते हैं स्कूल में, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो मास नंबर यानी कि ए होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। और हमें ज्यादातर मास नंबर को किसमें बताते हैं बच्चों, मास नंबर को बताते हैं AMU में। किसमें बताते हैं, AMU में। एग्जांपल सोडियम 11, एटॉमिक नंबर 23। अब देखो 11 है तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है कौन बता रहा है, 12 न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 सर। 12, इससे माइनस कर दो 12 आ जाएगा। ठीक है, और एक प्रोटॉन बराबर एक न्यूट्रॉन को माना गया है वजन में लगभग, क्योंकि और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य, ठीक है, उसका मास बहुत ज्यादा कम होता है तो उसे गिनते नहीं। तो एक प्रोटॉन बराबर है एक न्यूट्रॉन के, तो इसका मास नंबर आप बोल सकते हो 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर एक इकाई को एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 16 इकाई, 16 AMU यानी कि यूनिट। ओके, चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और हमारा ये 10 कर दो। और एक चीज, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, और ये एटम है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। दोनों को मिला के बोला जाता है। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के एक परमाणु में 16 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब उसमें 16 या तो मतलब 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 16 हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है नंबर। और मैंने आपको जैसे बताया अलग अलग भी होते हैं और डबल भी होते हैं, ये आपको याद रखने चाहिए, कम से कम 20-25 तक तो याद होने चाहिए। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 20-25 तक तो याद होनी चाहिए। चलो और आ जाओ नए, अब आ जाओ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इंग्लिश में डालेंगे आइसोटोप्स, इंग्लिश में डालेंगे आइसोटोप, और हिंदी में क्या होता है बताओ जल्दी। समस्थानिक सर, समस्थानिक। यस, ग्रेट बच्चे, समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक होता क्या है, ये सेम, उनके परमाणु संख्या सेम होता है और मास भिन्न होता है। सीधा सीधा एक लाइन में लिखेंगे, जेड बराबर, जेड इक्वल होता है, परमाणु संख्या सेम बट द्रव्यमान
संख्या अलग। हम फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, जेड बराबर ए फलाना ठिकाना, कोई दिक्कत नहीं, रट्टा नहीं मारना है, बहुत कुछ है यार, आगे पढ़ोगे तो पहला चैप्टर है, आगे मैथ है आपके पास, फिजिक्स है, इतना सब फॉर्मूले भरोगे तो दिमाग खत्म हो जाएगा। बस इतना याद रखो, परमाणु संख्या सेम बट लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन है एक परमाणु है, उसकी द्रव्यमान कितना होता है? एक। उसका एक उसके आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूट्रियम हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं। उसकी परमाणु संख्या 1 है लेकिन उसका मास 2 है। मास 2 होने से कैसे मास नंबर उसका 2 हो गया? क्या ऐसा बदल गया कि पहले कोई न्यूट्रॉन नहीं था, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी आ गया, ठीक है, याद रखना। एक और ट्रिटियम, 1 3, इसे कहते हैं ट्रिटियम। ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं, सभी के होते हैं, सभी के होते हैं, ठीक है, बहुतों के होते हैं। कार्बन के भी होते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 14। ये देख रहे हो, मैंने प्रोटॉन की संख्या नहीं बदली है, परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या नहीं बदली है, सिर्फ द्रव्यमान संख्या अलग होती है। और एग्जांपल, क्लोरीन 35, सेकंड वाली को 17, सेकंड वाली को क्या बोलते हैं? क्लोरीन 37 17। क्या बच्चे कोई पूछ रहा था कुछ? कार्बन की सेकंड समस्थानिक को क्या बोलते हैं? मुझे समझा नहीं, आपका आवाज नहीं आई बच्चे। कार्बन की सेकंड समस्थानिक को क्या बोलते हैं सर? कार्बन की सेकंड समस्थानिक को नहीं बच्चे, कार्बन आइसोटोप्स ही बोलते हैं, ऐसे कोई इसका नाम नहीं है, कार्बन आइसोटोप्स बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं C14 आइसोटोप्स, बस इसके मास नंबर से जाना जाता है। कार्बन इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, आगे चल के ग्रेजुएशन में आप पढ़ोगे कि किसी के बारे में अगर नॉलेज लेनी है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में नॉलेज लेनी है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक तकनीक है, तो उसमें कार्बन 14 इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। और कार्बन 14 का भी आप एक और एग्जांपल पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे क्या, काइनेटिक्स पढ़ते हो। काइनेटिक्स मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड कितनी है, तो वो सब पढ़ोगे तो वहां पे आता है, एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, कार्बन डेटिंग का नाम। कार्बन डेटिंग मतलब जो हमारे पास जो पुरानी चीजें मिलती हैं तो हम उसकी तारीख कैसे बताते हैं, तो तारीख बताने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, जो हम ये रेडियो आइसोटोप्स है, ये वाला जो कार्बन है ये रेडियो आइसोटोप्स है। अब आप कहोगे सर ये रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो बच्चे जो अपने आप बैठे बिठाए रेडिएशन छोड़ते हैं, तरंग छोड़ते हैं, तो उन्हें कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। जो हानिकारक तरंग छोड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। तो क्लोरीन और इसकी द्रव्यमान संख्या पे इन आइसोटोप्स की फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 12 ले लेता हूँ, 14 ले लेता हूँ, लेकिन असलियत में पीरियोडिक टेबल में देखा होगा आपने पॉइंट में होता है, 0.2 या 0.2 में होता है, देखा ये चीज सभी ने? यस सर। हाँ, तो 0.2 में किसकी वजह से होता है? इनके आइसोटोप्स की वजह से। अब दूसरे जब आप क्लोरीन का यहाँ प्रकृति से क्लोरीन का एटम लेने जाओगे, अगर इतना सा क्लोरीन ले रहा हूं मैं यहाँ पे हथेली भर में, तो उसमें मेरा क्लोरीन 17 भी आया होगा, क्लोरीन 35 भी आया होगा, तभी क्लोरीन को आपने देखा होगा उसके द्रव्यमान संख्या 35.5 इस्तेमाल करते हैं, ना 35 इस्तेमाल करते हैं ना 37 इस्तेमाल करते हैं, 35.5 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके दूसरे आइसोटोप्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है प्रतिशत में कि हम उससे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नगण्य नहीं कर सकते, हमें उन्हें गिनना पड़ता है, तो दोनों का एवरेज लेना पड़ता है। एवरेज लेते हैं तो उसके प्रतिशत के हिसाब से फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, आता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर जैसे कि क्लोरीन है, ये दो आइसोटोप्स अलग अलग दे रहा है, तो हमें इसका अगर मास नंबर निकालना है, परमाणु मास नंबर,
मास नंबर है इसका निकालना है, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो क्लोरीन 35 वाला का मास मल्टीप्लाई बाय उसके प्रतिशत, जो भी नेचर में उसका प्रतिशत पाया जाए। क्लोरीन 37 वाले का मास मल्टीप्लाई बाय उसके प्रतिशत, जो भी उसका प्रतिशत पाया जाए, और फिर एवरेज कर दो 200। ये सब फॉर्मूले होते हैं, आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। कार्बन में, कार्बन का जो ये C14 आइसोटोप है, अभी आपके बॉडी में, आपके शरीर में C14 होगा, C12 तो है ही है, C14 भी है, लेकिन उसका प्रतिशत की संख्या 1 समथिंग से भी कम है, इसलिए वो उसके मास संख्या में ज्यादा अंतर नहीं डालता। जिसकी प्रतिशत संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके मास संख्या में अंतर आ जाता है। तभी क्लोरीन के जो क्लोरीन का ये वाला आइसोटोप्स है बच्चे, ये बराबर बराबर मात्रा में मिल जाता है, इसलिए हमें उसे गिनना पड़ता है, हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आइसोटोप्स हो गया, सभी के क्वेश्चन आंसर हो गए, मतलब जो भी कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलो नेक्स्ट है आइसो बार्स। क्या कहते हैं हिंदी में, बताओ जल्दी से। समभारिक। समभारिक, यस, भार है इसमें, ठीक है। समभारिक, सम का मतलब होता है समान। अब सर इस ए इक्वल होता है जेड। बच्चे इस सब फॉर्मूले मत रटा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात है। आइसोबार समभारिक मतलब भार सेम है, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु संख्या अलग है। परमाणु संख्या अगर अलग हो गई तो तत्व अलग हो गए। अगर आपकी परमाणु संख्या कुछ है, मेरी परमाणु संख्या कुछ अलग है, तो दोनों अलग अलग तत्व हैं। अगर दोनों की परमाणु संख्या सेम है तो इसका मतलब दोनों एक ही तत्व हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, समान द्रव्यमान संख्या, लेकिन अलग परमाणु संख्या। यहाँ पे तत्व ही अलग हो जाता है। यहाँ पे देखो मैंने ये सब हाइड्रोजन ही तो लिए हैं, पर इसका नाम दे रहा हूँ ट्रिटियम, ट्रिटियम है तो हाइड्रोजन। चलो इसके एग्जांपल बताओ जल्दी से, इसके एग्जांपल कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम पोटेशियम। ठीक है। इसके एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। आर्गन कितना होता है एटॉमिक नंबर आर्गन का? 18, इसकी मास संख्या 40। आयरन के बाद पोटेशियम 19, मास संख्या 40। फिर कैल्शियम 20, मास संख्या 40, ठीक है। ये देखिए ऊपर 40, इसे कहते हैं आइसोटोप, क्योंकि सब में 40-40 संख्या। और कोई एग्जांपल बिल्कुल कर सकते हैं। हीलियम, यहाँ पे 3 इसका मास है, तो 3 वाला मास कौन होता है? एक हीलियम का सम स्थानिक होता है, आइसोटोप होता है। हीलियम 2, उसका वजन होता है 3, तो इसे हम लोग प्रोटॉन के इस वाले से कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों 3-3 है, तो इसके लिए समभारिक होता है। नेक्स्ट होता है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स का मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोप्स का मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक्स, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या समान। अब न्यूट्रॉन की संख्या समान मतलब A माइनस Z वैल्यू सेम, ये कर सकते हैं। एग्जांपल कौन देगा? एग्जांपल जल्दी से दो, बताओ जल्दी से एग्जांपल दो जल्दी से। कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 15, ठीक है। ऑक्सीजन
8 16 इसमें a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू, ये z की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है ऊपर, तो इसके a माइनस z की वैल्यू कितनी है, 14 में से 6 गए 8, इसके a माइनस z की वैल्यू कितनी है, 15 में से 7 गए 8, इसके a माइनस z की वैल्यू कितनी है, 16 में से 8 गए 8, यानी कि सब में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 8। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। मोहित अब ठीक है, मतलब सभी का स्क्रीन ठीक है, नेटवर्क ठीक है? हाँ सर सही है। ठीक है निखिल, बच्चे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में? जो भी हमारे पहली बार मतलब फ्रेश बच्चे हैं, जो 11वीं क्लास वाले बच्चे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? प्लीज पूछ लेना। यस सर। देखो ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में हमें ना आपके चेहरों से पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऑनलाइन में क्या होता है, हमें पूछना पड़ता है, समझ में आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा है तो हमें बता दो, है ना? क्योंकि हमारे पास 10 तरीके होते हैं समझाने के। अब ये क्या है, आइसोटोन, ये सारे क्वेश्चन आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, नीट या जेईई में देखने को मिलेंगे। बस छोटी छोटी बातें हैं, कहां पे देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन, ये देखने को मिलेंगे आपके जब आप पेपर देते हो स्कूल के, हाफ ईयरली वगैरह के समय दवा के क्वेश्चन पूछता है इसमें। ओके चलो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डाल लेना इसे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, some इलेक्ट्रॉनिक, और कहोगे सम इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्या बात है? तो बच्चे ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना एक वर्ड नोट कर लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। एग्जांपल देखो, NO2 CO2, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन के बताओ और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन के बताओ जल्दी से। अरे बता दो। सर नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बता देता हूँ, 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 7 कार्बन का 8 होता है, 8 होता है। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर उसके ऊपर किसी के ऊपर कोई चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी कि परमाणु संख्या के बराबर होती है। अब आपको 25 तक परमाणु संख्या तो याद होनी चाहिए, 20 से 25 तक नहीं याद है, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। 23 22 कार्बन की 6 होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, इससे ज्यादा मतलब सर नहीं कर सकते। पहले का 23, दूसरे का 22, क्या पहले का 23। अरे मैं चार्ज आवेश नहीं पूछ रहा हूँ, बस संख्या पूछ रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, तो उसमें 7 प्रोटॉन होंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 7 ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम है ऑक्सीजन के, एक एटम में ऑक्सीजन की 8 परमाणु संख्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, तो 2 एटम में तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16। अब यहां देख, इसे टोटल कर लो, 7 प्लस 32 कितने हो गए 39। ठीक है, इसमें देखो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6। सर 2 सर 16 ये 2 into 60 कैसे हो गया 16? ओके सॉरी 8 16 ठीक है 23 8 22 16 22। तो इसका मतलब ये अभी सब इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसमें 23 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
ठीक है, इसमें 23 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए। पॉजिटिव चार्ज लगाने से मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, -1 करेंगे, तो ये 22 बन जाएगा। अब ठीक है, तो ये दोनों आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, नियॉन। अब बताओ टोटल संख्या इलेक्ट्रॉन की सब में कितनी कितनी है, जल्दी। क्वेश्चन बहुत पूछता है इससे, प्रैक्टिस के लिए बहुत पूछता है। सम इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉपिक में मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लिखवाया, बाकी सब में नहीं लिखवाया। सर 10 सर सोडियम की 10 है। हाँ तो बताओ फ्लोरीन के कितने हैं? 10 है सर, 10। सोडियम में देखो उसकी परमाणु संख्या होती है 11। इस एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, देखो आप तो किसी और को इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो आपके ऊपर आता है पॉजिटिव का चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन दोगे उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन लोगे तो आपके ऊपर आ जाता है नेगेटिव का चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन लोगे उतना नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव का चार्ज क्या हमें दर्शाता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया है, तो इसका मतलब पहले 11 थे, अब कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 9 के बाद 9। इसका मतलब इसने एक नेगेटिव का चार्ज है इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिया, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 9 + 1 10। नियॉन की एटॉमिक संख्या कितनी होती है? 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 10। ठीक है, पूरे? ओके सर। चलो और एक एग्जांपल इसी के कर लेते हैं, अभी क्लियर। बाकी बच्चों को बहुत थोड़ा लेट आंसर मिल रहा है, मुझे आंसर सेकंडों में मिलना चाहिए, सेकंडों में, मतलब 2 सेकंड से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन है इसमें, बताओ N2O CO2 क्या ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? जल्दी से चेक करके बताओ, क्या ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं, पक्का ध्यान से सीखना। इलेक्ट्रॉन की तो दोनों के पहले तो सर 22। सर है। अरे चाचा इधर फॉर्मूला देखो क्या है और उधर फॉर्मूला देखो क्या है, तो पीछे है सर समय इलेक्ट्रॉनिक। सर हाँ बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? सर NO2 में सर 23 है और सर CO2 में सर 22 है। सर 22। ये 7 दूनी 14, 14 + 8 22। 22। और ये CO2 तो यहाँ पे गिना ही था, तो कितने? 22। दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। चलो और क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन 1 नेगेटिव और सोडियम 1 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। बताओ इसमें से कितने सम इलेक्ट्रॉनिक हैं और कितने नहीं? ठीक है सर मैग्नीशियम और और एक और देते हैं, फॉस्फोरस 2 नेगेटिव। बताओ कितने हैं कितने नहीं? सर शुरू के सर सोडियम, नाइट्रोजन, सोडियम और फ्लोरीन, सर सोडियम, फ्लोरीन। एल्यूमिनियम तक है सर। अरे शुरू के बाद बोलो, सीधा सीधा बोलो। चलो बताओ कितने नहीं है, सीधा बता दो, मैं समझ जाऊंगा कितने सारे हैं। कितने नहीं है इसमें से सम इलेक्ट्रॉनिक? 1। कौन नहीं है? कौन नहीं है बताओ? अरे एक जिसने बोला वो भी तो बताओ कि कितने नहीं, कौन सा नहीं है, तभी तो समझ पाऊंगा। तुक्का तो एल्यूमिनियम। क्या?
नो एल्यूमिनियम सर, फास्फोरस फास्फोरस नहीं है, ओनली फॉस्फोरस फास्फोरस नहीं है सर, फॉस्फोरस। ओनली हाँ, फास्फोरस नहीं है, फास्फोरस नहीं है। नाइट्रोजन के ओनली इलेक्ट्रॉन फास्फोरस। होती है 7, 3 नेगेटिव का हाँ सर, चार्ज है, नाइट्रोजन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 10। ऑक्सीजन की एटॉमिक संख्या होती है 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिया, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 10। 10 और फ्लोरीन अभी समझाया है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन और सोडियम प्लस दोनों समझाया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन उसके शुरुआत में थे, 2 इसने किसी और को दे दिए, हाँ तो अब कितने बचे? 10 10 10। एल्युमिनियम एटॉमिक संख्या कितनी होती है? 13, 3 13 पॉजिटिव का चार्ज है, मतलब 3 इसने किसी को दे दिए, तो अब कितने बचे? 10। फास्फोरस, फास्फोरस की एटॉमिक संख्या कितनी होती है? 15 15। कितना नेगेटिव का चार्ज है? 2, यानी कि अब कितने हो गए? 17 17 इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो और जल्दी से, थोड़ा ध्यान से, जल्दी से 40 में करा करो, ये तो कोई बेसिक सवाल है। ठीक है, मजा आ रहा है? ज्यादा बोर तो नहीं हो रही? बच्चों वाले सवाल करवा रहे हो सर? नहीं नहीं हाँ, उतार लिया पहले से, उतारो। ये सब इलेक्ट्रॉनिक वाले ध्यान से, ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल पूछता है इससे। टाइम कितना बचे? ऑलमोस्ट 5 मिनट बच रहे हैं। ओके, नया टॉपिक क्या चालू करें? चलो ऐसा करो, अब नया टॉपिक चालू करने का तो टाइम रहा नहीं, 5 मिनट बचे हुए हैं, तो अभी जो हमने आज पढ़ा है या कल पढ़ा है, उसमें से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। और मैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो शीट मॉड्यूल जो होता है ना, डिजिटल मॉड्यूल जो आपको मिलेगी जैसे बात, ठीक है, उसका डिजिटल वाला फॉर्मेट में आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में, उसके क्वेश्चन करने में या नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे छोटी छोटी चीजें कर ली हैं। अब हम करेंगे तरंग नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण सॉरी, वैद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि बल्ब से कोई लाइट निकल रही है, सूर्य से कोई लाइट आ रही है, तो उसके अंदर क्या होता है? तरंग नेचर की होती है, वो तरंग नेचर की। तो इस सब पे सबसे शुरुआत में काम करा था मैक्सवेल ने, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, मैक्सवेल ने बताया तरंग नेचर के बारे में, आइडिया मैक्सवेल ने दिया, मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करा, मतलब मैक्सवेल बहुत पहला बंदा था ये सब एक्सपेरिमेंट करने वाला, ठीक है। उसने बोला कि जो सूर्य की किरणें या जो भी है, इसमें जो कण होते हैं वो या जो भी है, ठीक है, ऐसे ऐसे हिलते हैं, बहुत तेज वाइब्रेशन करते हैं, ऑक्सीलेशन कहते हैं, दोलन यानी हिंदी में, ठीक है, दोलन, सॉरी दोलन। तो दोलन करते हुए तो ये तरंग छोड़ते हैं, तरंग निकलती है, इसमें से कौन सी तरंग निकलती है? चुंबकीय तरंग निकलती है और वैद्युतीय तरंग निकलती है, और इसी का इसलिए उन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? इंग्लिश में नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, वैद्युत चुंबकीय रेडिएशन का मतलब विकिरण, ठीक है, विकिरण। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, बहुत तरह तरीके की, अलग अलग तरीके की रेडिएशंस होती हैं, अलग अलग तरीके, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेडियो वेव्स के बारे में सुना होगा। रेडियो वेव्स मतलब जो हमारे फोन के सिग्नल वगैरह या रेडियो की तरंग छोड़ने में काम आते हैं, उन्हें कहते हैं रेडियो वेव्स।
फिर आपने सुना होगा उससे थोड़ी ऊर्जा वाली होती है माइक्रोवेव, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं, बस आपको बता रहा हूं। आपने सुना होगा माइक्रोवेव के बारे में। जो माइक्रोवेव होता है उसमें हमारा खाना उसी रेडिएशन से बनता है, उसी तरंगों से बनता है, ठीक है। फिर उससे थोड़ी ऊपर ऊर्जा वाली आ जाती है, कौन सी, उससे ऊपर IR वगैरह आ जाती है, इंफ्रारेड, जो सुबह और शाम जो सूरज से निकलती है, सुबह को और शाम को जो आपको लाल लाल रोशनी दिखती है वो IR की वजह से होती है, इंफ्रारेड की वजह से होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चे थोड़ी और ऊपर, ताकत के ऊपर वाले में बता रहा हूं मैं, कि उससे और ऊपर आ जाता है विजिबल, जो हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, जो कलर देख सकते हैं, ये हरा है, ये नीला है, ये बाला, ये सारे रंग उसी विजिबल के बीच में आते हैं, ठीक है। उससे ऊपर हो जाता है यूवी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट आप लोगों ने सुना होगा, यूवी किरणें, ठीक है, जो सूरज में दोपहर के टाइम निकलती है, सफेद सफेद रोशनी, उसे यूवी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट। फिर उससे ऊपर किरणें होती है एक्सरे। एक्सरे और ज्यादा ताकतवर होती है, जो जितना ताकतवर होगी वो उसे भेदने की पावर भी उतनी बहुत ज्यादा होगी, तभी हमारे एक्सरे जो होती है। यूवी रे क्या करती है, हमारी त्वचा में अगर मैं मारूंगा तो मेरी त्वचा के इस वाले पोर्शन को जलाने की कोशिश करेगा, ऊपर वाली सतह को, अंदर तक नहीं जा पाएगी, ऊपर वाली सतह को जलाएगा, जैसे कोई वेल्डिंग कर रहा हो मेरी बॉडी पे, ठीक है, उस मेरी त्वचा को नुकसान पहुंचाएगा यूवी। उससे ऊपर एक्सरे। एक्सरे क्या करेगा, सीधा भेद के निकल जाती है, सीधा भेद के निकल जाती है, तभी हम उसे एक्सरे, हड्डी वगैरह के एक्सरे निकालने में करते हैं, लेकिन हड्डी को नहीं भेद पाती, जैसे ही हड्डी से टकराती है वो वापस हो जाती है, और जैसे ही वापस आती है तब हम हड्डी की फोटो लेके साथ में आती है, तो ऐसे एक्सरे बनाते हैं। फिर उससे ऊपर आता है गामा रेस, ठीक है, गामा रेस सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। जो आपने सुना होगा कि कार्टून्स वगैरह में ऐसे लेजर से छोड़ते हैं, किसी एरोप्लेन के ऊपर मारते हैं, सुना ये चीज, देखा है कार्टून वगैरह में? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो गामा रेस की टेक्निक चल रही है आजकल, शायद बना भी लिया है अमेरिका ने या जो भी है, कि भाई लेजर लाइट वाला कंसेप्ट जो होता है कि किसी को लेजर से छोड़ेंगे और दीवार में छेद हो जाएगा, या लेजर उस पे छोड़ेंगे तो एकदम नष्ट हो जाएगा, वो गामा रे वगैरह होती है, बहुत पावरफुल होती है। ओके, तो ये गामा रे, ये सब रेस पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले काम किया था स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी जो चैप्टर पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल में, मैंने आपको पढ़ाया था तरंग धैर्य के बारे में, बीम नंबर के बारे में, तरंग संख्या, ये सब बताई थी मैंने। तो इसे रिवीजन कर लेना जरा, कल मैं उसी से ही चालू करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से चालू करूंगा, उसी से, उसे एक बार रिवीजन कर लेना ताकि उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करें। कल का इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूं अभी, तो कल सीधा चालू कर दूंगा मैं आके। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट कुछ भी हो तो सवाल करने में या कुछ भी, तो ग्रुप में मेरा नंबर है दिलीप के नाम से, दिलीप साहू, ठीक है। अगर आप उसे ओपन करेंगे तो शायद पिकाचू की फोटो बने, डीपी लगी हुई है, ठीक है। सो और उसमें नाम लिखा हुआ है दिलीप साहू, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन या कुछ भी है। और प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ, वीडियो लेक्चर होते हैं, अभी आज की क्लास की रिकॉर्ड हुई, अगर जिसको लगता है कि मेरे नेटवर्क में दिक्कत आई थी या कुछ भी है, कल की क्लास तो सब लोग देख लो प्लीज। कल की क्लास तो मैंने ऐसे न्यूमेरिकल कराए हैं, बच्चों से पूछो कि कैसे न्यूमेरिकल कराए हैं, ठीक है। तो कल की क्लास मत, जिसने भी छोड़ी है तो वो प्लीज रिकॉर्डिंग मांग लो, रिकॉर्डिंग मांग ले, ऑफिस में फोन करे 10 बार कि भाई रिकॉर्डिंग दे दो, ठीक है, ठीक है भाई। ओके सर। सर एक डाउट है। हाँ बच्चे पूछो। सर ये एक्सरे वाली किरण होती है ना, तो सर ये बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं? बिल्कुल होती है ह्यूमन बॉडी, तभी तो एक्सरे आप बार-बार नहीं करवाते हैं ना किसी का। एक्सरे वाली बिल्कुल, आप जैसे मैंने आपको ऊपरी क्रम में पढ़ा, नीचे से ऊपर लेके आओ, तो नीचे से ऊपर उनकी पावर बढ़ रही है, तो पावर बढ़ रही है तो हानिकारक तो होंगे, लेकिन एक्सरे एक बार करवाने से दिक्कत नहीं होती। अब बार-बार नहीं करवा सकते, उनमें जो आपके सेल्स होते हैं उसमें कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो बार-बार नहीं कराते। अब कोई चीज रहे हमारी, उसको भेद रही है शरीर को, तो भेदती भी जा रही है ऊर्जा के साथ, तो दिक्कत तो आएगी ना सर। लगती होगी, लगती तो नहीं है महसूस। अब एक्सरे नहीं करवाया गया कभी, हड्डी वड्डी तोड़ो और आज एक्सरे करवाओ जाके। सर नहीं कराया हमने सर। हाँ, तो वैसे मैंने भी कभी नहीं कराया एक्सरे, तो ठीक है, लेकिन लगती वक्ती नहीं है, पता भी नहीं चलता यार तरंगे। अब तुम्हें पता चल रहा है क्या, ये जो रेडियो वेव है जो हमारे चारों तरफ घूम
होंगे, मेरे मोबाइल के सिग्नल है, तुम्हें पता चल रहा है क्या टकराती हुई जा रही है, थप्पड़ मारती हुई जा रही है। ठीक है, जितना जैसे मैंने नीचे से ऊपर पहुंचाया आपको, तो वो क्या कहते हैं, तरंग की पावर को बताता है, भेजने की क्षमता को बताता है। तो जो रेडियो वेव होती है सबसे नीचे वाली माइक्रोवेव होती है, वो भेज नहीं पाती है दीवारों को। तभी आपने देखा होगा बेसमेंट में आपके सिग्नल नहीं आते, क्योंकि बेसमेंट में छत आ गई, दीवार आ गई, तो दीवारों को भेज नहीं पाते ज्यादा। ओके, तभी सिग्नल नहीं आते। लेकिन जो एक्सरे है वो दीवार को भेज जाएगी, मतलब दीवार को नहीं, एक बार तो दीवार को नहीं भेज पाएगी तो टकरा के तो आ जाएगी, मतलब इतनी संख्या है, थोड़ा बहुत तो एक लेयर तो भेज दे, क्योंकि हमारी हड्डी को नहीं भेज पाती। हड्डी को अगर भेज पाती होती तो वो एक्सरे हम निकाल नहीं पाते, हमारी हड्डी से टकरा के वापस आ जाती है, हमारी मांस को भेज देती है। लेकिन जो गामा रे होगी सीधा हड्डी को छेद करते हुए निकल जाएगी। तो गामा रे ताकतवर है, उसे हथियार के तौर पे यूज करेंगे। उससे ऊपर आती है गामा रे, से ऊपर आती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें, जो वहां पे मिलती हैं, कहां पे, स्पेस में मिलती हैं कॉस्मिक किरणें। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जिसको जो डाउट हो फिर से बोल रहा हूँ, मुझे मैसेज कर दें। चलो बाय। थैंक यू सर।